कांग्रेस उस हाथी की तरह है जो जिस हालत में रहेगी उसकी अपनी बैकग्राउंड उल्टा सीधा रहा है। चाहे कामी साहब रहे हों, चाहे ये जो R.K. चौधरी जी लड़े हों, ऐसे लोगों को टिकट मेरा अपना ख्याल है ना मांगना चाहिए, ना हम लोगों को देना चाहिए। आप जब भी रेडिकल बात करोगे, जब भी आप गंदी बातें करोगे, तो टेम्पररी फायदा तो हो जाता है, लेकिन मुल्क को नुकसान होता है। देखिए, 2025 चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर लिए, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर का फैक्टर इस बार चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो किधर करेंगे, लोग उन्हें बी टीम कहते हैं बीजेपी का। लेकिन दरभंगा के 10 विधानसभा में बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अली असरफ फातमी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है और उनकी निगाहें रहती हैं किस विधानसभा से कौन उम्मीदवार राजद को जिता सकता है। एक तो आपने देखा होगा पिछली बार आप लोग जान के हारे 4 विधानसभा, मतलब उस समय आप जदयू में थे, लेकिन आरजेडी जो हारी उसका विश्लेषण करें, क्योंकि आप अनुभवी यहाँ शुरू से आरजेडी को मजबूत किया आपने क्षेत्र में। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गलत निर्णय ले लिया, भोला यादव ने गलत निर्णय ले लिया, आपको R.K. चौधरी ने गलत निर्णय ले लिया। ये 3-4 लोग आपको अमरनाथ गामी को बना दिए दरभंगा शहरी विधानसभा में, गलत निर्णय लिए। और यहाँ के 4 प्रमुख नेता हैं आरजेडी के, जो कुछ भी निर्णय लेंगे तो आरजेडी को फायदा होगा। अली असरफ फातमी, भोला यादव, ललित यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये 4, हालांकि उस समय आप नहीं थे। तो ये 4 विधानसभा तो हारी गई। इस बार क्या है, मुकेश सहनी का ने 6 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजद हार चुकी है कई जगहों से। देखिए, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा इसका फैसला तो टिकट के समय होगा, जब टिकट बटेगा तब। और आप पता नहीं कहाँ से खबर ले आए हैं कि कौन कितना लड़ेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कैंडिडेट ही का फैसला हुआ है और न ही कौन सी सीट से कौन लड़ेगा इसका कोई फैसला हुआ है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, ये बात सही है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में मैं नहीं था इस पार्टी में, लेकिन अगर पुराना रिजल्ट देखिएगा तो आप पाइएगा कि चाहे वो 95 का चुनाव हो या 2000 का हो, 2005 का हो, 2010 में थोड़ा सा खराब हुआ था, 2 सीट जीते थे और 2 बहुत क्लोजली। फरहाद 27 वोट से आ रहा था और हमारे हरिनंदन यादव जी 400-450 वोट से आ रहे थे। लेकिन रिजल्ट उस वक्त भी खराब नहीं था, मतलब बहुत क्लोज। हाँ, 2020 में मैं नहीं था इस पार्टी में, ये बात सही है, और उससे पार्टी को खासा नुकसान हुआ। अब वो सब नुकसान पूरा हो गया, अब सब एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम सीट हम लोग जीतें। और उम्मीदवार किस तरह का होगा, कौन सी बिरादरी का होगा, कौन जीतने वाला होगा, किसके अंदर पोटेंशियल है, जो मेहनत कर सके, अपने पार्टी को जिता सके। तो मैंने तो जिम्मेदारी ली है कि पार्टी अगर कहेगी तो जिला दरभंगा जिला के 10 और 4 जो मधुबनी जिला में इलाका आता है, इस 14 पर हम मुख्य रूप से मेहनत करेंगे। और वो मेहनत मेरी शुरू भी हो गई है, उसको एक शक्ल देना है और 14वीं सीट को हम टारगेट करेंगे किसमें से मैक्सिमम सीट जीते। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि पिछली बार आप बीजेपी जदयू के साथ हो, चिराग पासवान फैक्टर का बहुत काम किया, बहादुरपुर हो या फिर आपके ग्रामीण में हो, नहीं तो आप चुनाव जीत सकते थे। चिराग पासवान अब चले गए हैं, उनके साथ कंप्लीट हैं, तो लगता है कि आपकी रणनीति चारों एक साथ है और आप इधर बस 2 हैं। सीपीएम कम्युनिस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा उनका वोट बैंक आरजेडी के साथ ही होता है। तो आप 2 मिलकर के वे 4 से आप कैसे लड़ेंगे? कौन 2 है? कांग्रेस का भी आप जानते हैं, कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ है। नहीं, सच्चाई जमीनी सच्चाई, आरजेडी और मुकेश। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस उस हाथी की तरह है जो जिस हालत में रहेगी उसकी अपनी एक वजन है, तो उसको कमज़ोर नहीं समझिए।
वो है हमारे साथ, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, और फिर मुकेश सहनी जी हैं। अभी तक तो गठबंधन का हिस्सा है सभी लोग, और अभी देखिए आगे कौन कौन आता है। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आगे भी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। नीतीश जी पर भी निगाहें हैं क्या, माने ऐसा संभावना है कि आ सकते हैं? देखिए नीतीश जी तो पाप पे पाप करते हैं। क्यों? उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वो इधर से उधर, उधर से उधर करते हैं, ये समाजवादी, उनको आज भी सोचना चाहिए कि देख लो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, और उनका क्या हाल बीजेपी ने किया 2020 में, और फिर तैयारी है कि इनको ख़त्म करके बीजेपी की सरकार, डायरेक्ट सरकार बन जाए बिहार के अंदर। उनके समझ में बात आएगी तो खुद अपना फैसला करेंगे हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी अपने गठबंधन के साथ है, उसी के साथ मिलजुल के लड़ेगी। तो ये निर्णय कैसे होता है? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि 3-4 लोग हैं जो कर सकते हैं। देखिए, आपने आर के चौधरी को टिकट दे दिया, आपने मतलब आरजेडी ने, आर के चौधरी बीजेपी में चले गए। आपने शहरी विधानसभा से अमरनाथ गामी को टिकट दे दिया। अगर वहाँ पर ओम प्रकाश खैरिया लड़ते तो जीत सकते थे संभवतः, वो भी बीजेपी में चले गए। इस तरह जो रणनीति हो रही है, उससे क्या लगता है कि आरजेडी को कमजोर नहीं हो गया? नहीं, देखिए आरजेडी कार्यकर्ता नेता कमजोर, हम लोग प्रयास करेंगे कि जो आरजेडी जनता दल के अंदर ईमानदारी से लालू जी के साथ और समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को टिकट दें। जिनका बैकग्राउंड उल्टा सीधा रहा है, चाहे गामी साहब रहे हों, चाहे ये जो आर के चौधरी जी लड़े हों, ऐसे लोगों को टिकट, मेरा अपना ख्याल है, ना मांगना चाहिए, ना हम लोगों को देना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि ये लोग चले गए। अगर एमएलए बन गए होते तब चले जाते, तब क्या होता? तो ऐसे लोगों को टिकट न दे करके जो पार्टी के बिल्कुल वफादार लोग हैं, उन्हीं में से चुन के टिकट देना चाहिए। और जो एमएलए बने तो तेजस्वी के साथ रहें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं। केवटी विधानसभा को आप जानते, क्योंकि ये आपके लोकसभा में भी आता था और विधानसभा भी है, आपको लगता है कि वहाँ का जो समीकरण है मिश्री लाल यादव का, इस बार क्या करेंगे? आरजेडी भी जा सकते हैं, बीजेपी उनको इंतजार कर रहे हैं, तो केवटी में असर पड़ेगा क्या मिश्री लाल यादव फैक्टर का? मिश्री लाल मजबूत आदमी है, पहले भी हमारे साथ रहे हैं और हम लोगों ने मिलजुल के बहुत काम किया है। अब उनको तो फैसला करना है कहाँ रहेंगे, बीजेपी ही में रहेंगे या इस गठबंधन में आएंगे। तो जब इस गठबंधन में आ जाएंगे तो फायदा ही है, मतलब आरजेडी को नुकसान तो कहीं से नहीं होगा, इस गठबंधन को तो फायदा ही होगा आरजेडी। तो अब उनको फैसला करना है। कोयची का क्या समीकरण रहेगा? आपको लगता है कि जो वहाँ एमवाई समीकरण है, कुछ देखिए, लोग आपसे मैं 100 मरतबा कह चुका, राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों का दल है। यहाँ पर कोई एमवाई टेमवाई नहीं है। यहाँ पर गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, क्षत्रिय, यादव, ऊंची जाति के गरीब लोग, सबकी पार्टी है। अभी जब मैं चुनाव लड़ा मधुबनी का, तो 1 लाख से ऊपर वोट मुझे इन्हीं वर्गों का मिला है जिसका आप जिक्र करना चाहते हैं। उसमें अति पिछड़ा थे, उसके अंदर दलित थे, उसके अंदर ऊंची जाति के लोग थे। इन लोगों ने वोट किया है और लोगों को आज भी समाजवाद से लेना देना है, आज भी लालू प्रसाद जी से लेना देना है, और आज भी इस सेक्शन में लोगों की ख्वाहिश है कि एक नौजवान बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। कोयची को कैसे लड़ेंगे आप? क्योंकि कोयची में पिछले 5-7 वर्षों से वहाँ के लोग कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता कार्यकर्ता उनके वोटर्स के नहीं। स्मार्ट मीटर को लेकर के मुद्दा उठा, आपको ये जमीन सर्वे को लेकर लोग परेशान है वहाँ पे, अभी बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ। पूरे मेहनत हो रही है और हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग हो रही है।
आपको थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, जनवरी तक आपको पूरा नज़ारा सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसका असर चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? नहीं, देखो, आप जब भी रेडिकल बात करोगे, जब भी आप गंदी बातें करोगे, तो टेम्पररी फायदा तो हो जाता है, लेकिन मुल्क को नुकसान होता है। और मुल्क को देर पा मतलब दूर अंदेशी से सोचो तो बहुत नुकसान होता है। आपके हर जब इतने बड़े लीडर बोलते हैं तो उसके बोलने का असर बहुत दिनों तक रहता है। तो अगर आप बोलना है बोलिए, मुल्क को कमज़ोर करिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपको बात करनी चाहिए सड़क की, आपको बात करनी चाहिए रेल की, आपको बात करनी चाहिए नौकरी की, आपको बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, आपको बात करनी चाहिए सेहत की, यानी अच्छे अस्पताल खुले, आपको बात करनी चाहिए अच्छे एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन जिसकी बहुत कमी है हिंदुस्तान में। तो इन चीज़ों की बात नहीं करिएगा। हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू हो रहा है ना, सिख हिंदू, हिंदू सिख। अगर इसी से मुल्क चलना है तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ्यूचर इस मुल्क का है। अच्छा फ्यूचर तभी होगा जब हम कंसंट्रेट करें डेवलपमेंट की तरफ, जब हम कंसंट्रेट करें। आज लोग भूखे सो रहे हैं, उनके ऊपर आज बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। आप जाओ ना दरभंगा के अंदर, कितने कैंसर पीड़ित हैं, कितने हार्ट पेशेंट हैं, कितने लीवर और लंग्स के पेशेंट हैं, परेशान घूम रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी ना बात करो। आज भी इतना डेवलपमेंट की बात करते हो। आज दरभंगा से ट्रेन के टिकट लेने जाओ दिल्ली के लिए और जल्दी पहुंचना हो, नहीं पहुंच पाओगे। इन सब चीज़ों की तरफ निगाह देना चाहिए। आज भी ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है इस मुल्क में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, जिंदगी को आसान बनाएं। सरकार का काम यही होना चाहिए, लोगों की जेब में पैसा हो, दौलत आए। चंद मुट्ठी भर लोग पूरे देश की दौलत को अपने बैंकों में जमा कर रहे हैं। आम आदमी को क्या मिल रहा है उसके बारे में फिक्र नहीं करोगे। और हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इसी में वोट क्रिएट करते हो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस गठजोड़ में नहीं हूँ या उस पार्टी में नहीं हूँ। किसी भी कीमत पर ये सब चीज़ों का असर खराब होता है, मुल्क इसमें बर्बाद होता है। अंतिम सवाल, बांग्लादेश को लेकर के भी उठ रहे हैं ये सब उसी का, ये सब जो है ना, ये सारे मुद्दे वही हैं। कटोगे तो बटोगे, तो कुछ भाई बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, बांग्लादेश जाने। आज सीरिया में कत्लो गारत हो रहा, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुसलमान लेगा, वो जाने। आपको जो प्रोटेस्ट करना करिए सीरिया के अंदर, ये क्यों मर कट रहे हैं लोग। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा आप कंडेम करो। आपको जो प्रेशर डाल सकते हो एज ए गवर्नमेंट, डालो उसके ऊपर। उसको यहाँ पब्लिक में लड़ाई का मुद्दा क्यों बना रहे हो? मतलब मुद्दा वहां का है, अटेंशन यहाँ क्रिएट कर रहे हो क्यों भाई? एक चीज बताओ, बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, आपकी प्रो गवर्नमेंट को हटा दिया गया, आपकी रॉ कहाँ बैठी थी, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ बैठी थी? मोदी जी आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं सेव किया और उसको भाग करके आपके नई दिल्ली आना पड़ा? वो भी जान बचा के भागी बेचारी। तो आप जब सही वक्त था तो आपने एक्ट नहीं किया। तो आप जब चीज़ों को हाथ से निकल जाने दीजिएगा, आप फिर बैठ करके वहाँ का कोई मुद्दा है उसको हिंदुस्तान पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वो जो कुछ हो रहा है वहाँ, किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ये बहुत ही गलत है। इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती।
लेकिन उसको मुद्दा अपने मुल्क का मुद्दा बनाइए, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। जो कुछ वहाँ पे घटना हुई है तो उसकी हम बिल्कुल ही निंदा करते हैं, लेकिन उन मुद्दों की वजह से इस मुल्क में टेंशन क्रिएट नहीं किया जाए। तो चलिए देखें, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करें, कई और मुद्दे हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें दरभंगा के 10 विधानसभा सीट पर अभी से ही निगाहें हैं और जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, चाहे राजद का हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, वो अभी से ही क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और वो जनता के बीच जाने का प्रयास करें ताकि लोग सोचे कि इस बार किसको टिकट मिल सकता है। और आखिर ऐसे लोग ज्यादा तेज तर्रार भी बन गए हैं और अपने सुप्रीमो को दिखाने के देखिए हमने क्षेत्र में काम किया है और हम आपको सच्चाई दिखाएंगे किस विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी ज्यादा एक्टिव है, जनता के हित में काम कर रहा है। जैसे बिहार मित्र न्यूज यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।